नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नंबर 1 पुल से खादर तक बन रही सीसी सड़क और कैनाल बाईपास रोड का निरीक्षण किया। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के हर एक गांव तक बेहतर सड़क सुविधाएं पहुंचाना है ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। कामों का निरीक्षण किया अभी सुबह। एक तो जो पुल नंबर 1 से नीचे मोर्चरी की तरफ जो रोड जाती है उसका मुश्किल से 1-1.5 दिन का काम शेष बचा है, वो पूरे होने पर है। वो भी एक बड़ा समस्या का कारण था। इस बार उसका पूरा प्रॉपरली ड्रेनेज वगैरह का प्लान करके उसको बनाया गया। और मैं देखने गया था तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर के बहुत प्रसन्नता जाहिर की और काम के गुणवत्ता के बारे में भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। विभागीय अधिकारी भी वहां पर थे, तो उसको देखा है। एक जो हमारा केनाल रोड है, केनाल रोड में बाकी तो सब काम लगभग हो गया है। टॉप लेयर का कुछ काम कुछ जगह बचा हुआ है। उस पर भी तेजी से, जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं बिटुमिन वगैरह की उपलब्धता का इशू है, क्योंकि वो भी जो इंपोर्ट बेस्ड है, क्रूड ऑयल है, आता है इंपोर्ट होकर के, तो उससे रिलेटेड रहता है, तो उसकी सप्लाई चेन थोड़ा सा इम्पैक्टेड है। फिर भी काम चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि काफी समय से ये रोड बहुत खराब हुई हुई थी और कोई तैयारी नहीं था बनाने के लिए। रोड काफी बड़ी है और इसमें अब जाके विधायक जी के थ्रू ये बनी है। और जो हमारे ठेकेदार हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बचाने का काम नहीं किया। इन्होंने जितना हो सके उतनी अच्छी रोड बनाई। सब आस पास के लोग सभी खुश हैं इस चीज से कि अच्छा काम किया है। हाँ, अब पानी नहीं जाएगा साइडों में, दोनों साइड नाली बन गई और रोड भी बहुत अच्छा ऐसा बन गया। इसका ढाल भी उधर को ही हुआ जिससे कोई परेशानी ना हो। इससे बहुत परेशान थे, इस रोड के चक्कर में सारे के सारे लोग बहुत परेशान थे। ये हमारे विधायक जी और हमारे प्रधान जी के सहयोग से उद्घाटन हुआ पहले। तो जब काम चल रहा था तो लोगों को ऐसा लग रहा था पता नहीं ये चलता काम करेंगे, लेकिन जब ये इतना बढ़िया रोड बना दिया तो सारे के सारे खुश हो गए। जो मन में लोगों के शंका थी ना कि पता नहीं कैसा काम करेंगे, वो बिल्कुल ने इतना बढ़िया काम करके दिया कि हम तो सरकार के भी बहुत आभारी है। और जो ये पद वाले लोग हैं इन्होंने भी पूरी कोशिश करके बढ़िया से बढ़िया काम करवा के दिया है और हम लोग बहुत संतुष्ट है। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में उपनल कर्मियों के अधिकारों, समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने पर उपनल कर्मियों ने उनका आभार व्यक्त किया। विधायक ने सदन में सालों से सेवाएं दे रहे उपनल कर्मचारियों के लिए ठोस नियमितीकरण नीति बनाने, आउटसोर्सिंग व्यवस्था के नाम पर हो रहे आर्थिक और मानसिक शोषण को समाप्त करने और कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग उठाई थी। विधानसभा में इस मुद्दे के उठने के बाद सरकार ने समान कार्य समान वेतन लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ ही रिक्त पदों के सापेक्ष नियमितीकरण की नीति तैयार करने की घोषणा की। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों के कल्याण के लिए मृत्यु पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए और बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता का भी प्रावधान किया गया है। याद हो ना यहाँ पे उनके आगे उद्धव भाई के आगे खड़े पूरे प्रदेश में बहुत लंबे समय से 15, 16, 17, 18, 20 वर्षों से काम कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट कहना है, यदि पूरे रेगुलर कर्मचारियों की भी बात करें तो सेवा काल का 50, 60, 70% वक्त हो जाता है। तो समय समय पे मांग तो उठती रहती थी, लेकिन मैंने विधानसभा में भी मजबूती से सरकार के सामने इस बात को रखा और बाकायदा मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मुख्यमंत्री जी का भी, संसदीय कार्य मंत्री जी का भी,
जब मैंने विधानसभा में इसको उठाया बजट सत्र के दौरान, तो सरकार ने उस कॉल को लिया और सदा संहिता के साथ इस पर विचार किया और पूरे प्रदेश स्तर पर उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार बेनिफिट देने का निर्णय ले लिया। उसके लिए सभी उपनल कर्मियों को शुभकामनाएं, बधाई। अपने युवा अवस्था के बहुमूल्य वर्ष उन्होंने बहुत कम मानदेय पर राज्य की सेवा की है, तो उनका हक बनता है। हमारे मुन्ना चौहान जी पहले शख्स हैं जो विधानसभा में जिन्होंने हमारी बात को सबसे पहले रखा था। तो आज हम उनका धन्यवाद करने भी आए थे, क्योंकि काम तो हमारा लगभग हो चुका है, पर अभी तक उसका कोई ढंग से सोल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, पर पिछले 4-5 महीने से जो शासनादेश आया है उसको लागू नहीं किया गया अभी तक। तो हम मुन्ना चौहान जी के पास, विधायक जी के पास यही कहने आए थे कि जी आप अपनी तरफ से हमारे लिए कोशिश करें, बात आगे रखें, तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाए। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा के साथ पर्यटक स्थल भी पूरी तरह से पैक नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई और पर्यटक स्थलों को भी धामी सरकार संवार रही है। वहीं गुलर भोज में बड़ी लोगों की तादाद को देखते हुए बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने सभी यात्रियों का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने सभी पर्यटकों से गुलर भोज आने का भी आग्रह किया। देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण प्रदेश अपने आप में एक प्रकृति की सौगात है, प्रकृति का तोहफा है, हमको भगवान ने दिया है। और देश विदेश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में देवभूमि के दर्शन करने आते हैं। मैं सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऊधम सिंह नगर जिले में गुलर भोज एक पर्यटन केंद्र है, जहां हाई स्पीड बोट चलती हैं, वहां की प्रसिद्ध मछली है और प्रकृति का बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है। मैं आपके माध्यम से जो लोग उत्तराखंड में घूमने आते हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप गुलर भोज, जो हमारी सरकार ने 13 डेस्टिनेशन के अंदर निर्माण किया है, बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र है। और वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा हैं, वो पर्यटकों के मित्र बन के खड़े होते हैं। मैं सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुलर भोज जलाशय पे आप पर्यटक बन के आइए, आपका स्वागत है। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से गुरुद्वारा सभागार किताब घर में गोल्डन बॉय के नाम से विख्यात जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि जसपाल राणा ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षक के तौर पर मनु भाकर जैसी प्रतिभाओं को भी निखारा है और अपने खेलों के दौरान कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। की मोहताज नहीं रहे और न केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो है भारत की पताका को लहराया है एक खेल के माध्यम से। वो भी खेल ऐसा शूटिंग, एक ऐसा खेल जिसके अंदर एक गरीब परिवार के बच्चों को आगे आना बहुत जल्दी से संभव नहीं हो पाता। लेकिन आपके पिता नारायण सिंह राणा, जिन्होंने 2001 के अंदर भी एक कीर्तिमान स्थापित किया था, जो उत्तराखंड राज्य बना, और उसके अंदर उन्होंने जो है उत्तराखंड के खेलों का जो आयोजन किया, जो उस समय हुआ था वो आज तक दोबारा नहीं हो पाया उस टाइप का। उसके अंदर भी हमने उनसे मिलने का जो है, बच्चे थे उस समय, और उसमें वो इस चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहे थे। बाद में करते 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 उन्होंने इस कदर आगे बढ़े हैं कि उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर और विभिन्न एशियन गेम के अंदर विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए, विभिन्न स्वर्ण पदक जीते, भारत की पदक तालिका को बहुत आगे तक बढ़ाया उन्होंने, और बाद में गोल्डन बॉय के रूप में उन्हें जाना गया। उनकी उपलब्धियाँ थी जिनको भारत सरकार ने बाद में पद्मश्री जैसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। बाद में उन्हें खेलों के विभिन्न पुरस्कार उन्हें मिले। पूरे जीवन के अंदर उन्होंने लगभग 600 के लगभग उन्होंने मेडल्स उन्होंने जो है अर्जित किए। साथ ही साथ बाद में जब उन्होंने इन खेलों को थोड़ा सा छोड़ा और उनका प्रभाव आया, तो उन्होंने एक कोच के रूप में अपनी सेवाएं इस देश को दी।
गदरपुर में 1 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी बस अड्डा शुरू नहीं हो सका, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे का मौन व्रत धारण कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता शराफत अली मंसूरी ने कहा कि बस अड्डा बन जाने के बाद भी शुरू नहीं किया गया। ये प्रशासन की हीला हवाली है और प्रशासन को इस और काम करना चाहिए, वरना बड़े आंदोलन को कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूर होंगे। है वो ज्ञापन किसके लिए दिया जाएगा, क्या कुछ लिखा है उसमें, उसके लिए भी जानकारी लेंगे। फिलहाल जो है ये मौन व्रत लगातार। अगर बात करें तो अशोक गोखली आप सबका धन्यवाद। देखिए 1.5 साल से अधिक का समय हो गया और ये बस अड्डा बन के तैयार है। जो है जनता की गाड़ी कमाई से जो ये बस अड्डा जो है बन के तैयार है, उसके बावजूद इसका संचालन नहीं हो रहा है। आज हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में मौन व्रत और धरना प्रदर्शन जो है हुआ, ये मजबूरी में करना पड़ा। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सिर्फ बन के तैयार है बस अड्डा। गुटबाजी बीजेपी की जो 2 नेताओं के बीच की गुटबाजी है, उसके चक्कर में आज तक इसका संचालन नहीं हो पाया है। आप ये देखिए कि वो श्रेय लेने की जो होड़ है बीजेपी में, वो किस हद तक हावी है कि उन्होंने आज तक इसका उद्घाटन जो है, मुख्यमंत्री अब तो विधायक जी के यहाँ भी आ गए और एक बार हाईवे पे NH पे भी वो आए थे, लेकिन इतना समय जो है नेताओं के पास नहीं है, सरकार के नेताओं के पास, कि इसका जो है संचालन हो जाए, इसका एक फीता कट जाए। एक फीता ही तो कटना है इसका सिर्फ, लेकिन जनता परेशान है। अगर ये बस अड्डा उद्घाटन हो जाता तो जनता को जो है इसका फ़ायदा मिलता, और इतनी लागत से ये बन के तैयार है। शाम को रात को नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। आप अगर किसी समय आके देखेंगे तो यहाँ जो है ये उनकी मौज मस्ती का जो है एक अड्डा बन चुका है। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये बस अड्डा संचालित नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा जो है राजेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में, कि चुनाव के नज़दीक जाके इसको करें ताकि चुनावी लाभ ले सकें। अभी क्या आप लोगों की रणनीति क्या है? आप एक हमने सरकार के साथ ये मैटर कई बारी टेकअप करा है। मेरी पिछले हफ्ते इसी हफ्ते सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते जवाब देने के लिए कहा, और हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमको ये आंदोलन ना करना पड़े और ये बस अड्डे का संचालन शुरू करवा दें। अब क्योंकि इन लोगों ने नहीं करवाया, तो हमने जनता की आवाज़ या जनता का संदेश शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज ये मौन व्रत और इस आंदोलन का आह्वान किया था। आप देख रहे हो किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। तो ये जनता के अंदर जो रोष व्याप्त है उसको दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि ये संदेश जब पहुंचेगा सरकार तक, तो उम्मीद करते हैं कि सद्बुद्धि या गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन देम और ये बस अड्डे को चालू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, गदरपुर बस अड्डा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मौन व्रत रखा और मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ऐसे में उनकी और क्या कुछ मांगे हैं? जो बस अड्डे की डिमांड पूर्व में भाजपा कार्यकर्ता करते थे, और बस अड्डा बन के तैयार है, लगभग 1.5 साल हो गया, और उसके बाद भी बस अड्डे को संचालित नहीं किया जा रहा है। बसें यहाँ नहीं रुकती हैं, गेट पे ताला लगा रहता। अंदर कोई साफ सफाई कर्मी है या कोई अन्य एक कर्मी है, और इससे ज्यादा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो मजबूर होकर जो AICC के मेंबर रहे राजेंद्र पाल सिंह, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए थे और 1 घंटे का मौन धारण किया था। तो 1 घंटे के मौन धारण के बाद तो बताया कि शब्द हमारे कोई सुन नहीं रहा है, बात हमारी कोई सुनता नहीं है और सरकार इस पर कोई ध्यान देती नहीं है। तो इस मजबूर होकर हमने मौन धारण किया और बस अड्डा संचालित करने की मांग की है। जी महेंद्र, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। देहरादून की मशहूर लीची अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मिठास का परचम लहरा रही है। पहली बार देहरादून से ताजी लीची की खेप सीधे इटली भेजी गई। ये सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं बल्कि उत्तराखंड के किसानों और बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आखिर क्यों विदेशों में बढ़ रही है देहरादून की लीची की डिमांड और इससे किसानों को कितना फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए।
मीठा स्वाद, लाल रंग और अनोखी खुशबू, यही पहचान है देहरादून की लीची की, जिसकी मांग अब यूरोप तक पहुंच चुकी है। 18 जून 2026 को देहरादून से पहली बार 1 मीट्रिक टन ताजी लीची इटली भेजी गई। इस एक्सपोर्ट को APEDA ने उत्तराखंड सरकार और किसानों के सहयोग से संभव बनाया। देहरादून की लीची अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है। रोज सेंटेड, कलकतिया और बेदाना जैसी किस्मों की विदेशों में अच्छी मांग है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी लीची को खास मिठास और बेहतरीन गुणवत्ता देती है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे पसंद किया जा रहा है। लीची ये इस गार्डन से इस बार पहली बार लीची जो है वो बाहर कंट्रीज को गई है, जिसमें कि पहले जो हमारा पहला लॉट था वो इटली को गया लीची का। तो इससे एक ये है कि जो लोगों का, जो किसानों का इसके प्रति एक वो था कि भाई लीची में इसमें रेट अच्छे नहीं मिलते हैं या मंडी में सही से नहीं मिल पाता है। तो इसमें ये हुआ कि अगर आपका बगीचे का प्रबंधन अच्छा है और आपके पास वो क्वालिटी है तो मार्केट आपके पास अवेलेबल है। और भी कुछ कंट्रीज में अभी जाने वाली है, जिसमें यूरोप में भी तैयारी कर रहे जाने की। लीची के अलावा कटहल की भी अभी यहाँ से इस बार तैयारी हो रही है कि अन्य जो फ्रूट्स हैं वो भी अदर कंट्रीज में तैयारी कर रहे हैं भेजने की। सपोर्ट तो रहता ही है। जो एक्सपोर्ट में आप बताएं तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो भारत सरकार की एजेंसी एपीडा है उसका बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट रहता है। उनकी जो टीम है, उनकी जो प्रबंधन उनकी कमेटी है वो आज भी गार्डन में आके बैठी हुई है और प्रॉपर तरीके से कैसे पैकिंग होनी है, कौन सा क्वालिटी उसमें जाएगी, कहाँ पे उसकी ग्रेडिंग होनी है, प्रॉपर उसमें जो हमारे यहाँ पे हैं जो किसान हैं उनकी हेल्प करते हैं और पूरा उसके बाद जो उसको बाहर को एक्सपोर्ट पे करवाते हैं। इस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक्सपोर्ट के कारण किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में लगभग 25% अधिक कीमत मिली है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ बागवानी को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलते रहे तो आने वाले समय में देहरादून की लीची यूरोप के कई देशों के साथ साथ खाड़ी देशों और दूसरे बाजारों में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकती है। इससे उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा। सर, लीची का उत्पादन बहुत अच्छी रही है और इनकी बार दुबई और इटली भारत से पहली दफा एक्सपोर्ट हुआ है लीची का, देहरादून से हमारे बगीचे से हुआ है और इसमें बहुत अच्छी पैदावार हुई है। इनके लीची की बहुत अच्छा मिठास है और अच्छी खेती हुई है। इससे इस बार जो है ना इटली सप्लाई हुई है, हमारी एक्सपोर्ट हुई है, हमारे भारत से पहली दफा लीची एक्सपोर्ट हुई है। सर देखो क्या इसमें हमको प्रॉफिट मिलता है, जैसे हमारे ठेकेदार लोग जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको जो है ना बहुत अच्छा बढ़ावा मिलता है, अच्छी कमाई भी हो पाती है और इसमें उनका बहुत अच्छा फायदा होता है एक्सपोर्ट करके। मतलब भारत सरकार द्वारा ही ये एक्सपोर्ट करी जाती है और सरकार के द्वारा ही ये एक्सपोर्ट का काम जुड़ा हुआ है सर। और ये बहुत अच्छा मतलब जो है ना इसमें काम रहा है आपके लीची में इस दफ़ा। जी मार्जिन अच्छा होगा, संभावना बहुत अच्छी है अब की बार और अगली बार इससे भी अच्छा जो है ना रिजल्ट आएगा इसका। देहरादून की लीची अब सिर्फ उत्तराखंड की पहचान नहीं बल्कि भारत की एक ऐसी प्रीमियम कृषि उपज बनती जा रही है जिसकी मिठास विदेशों तक पहुंच चुकी है। अगर एक्सपोर्ट का ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के हजारों किसानों की आय बढ़ाने में यह लीची बड़ी भूमिका निभा सकती है। राजधानी देहरादून की लीचियां इस बार खूब सुर्खियों में है क्योंकि इस बार का एक्सपोर्ट दुबई और इटली जैसे देशों में भी हुआ है। यानी कि देहरादून से जो लीचियां हैं वो दूसरे देशों में इस बार एक्सपोर्ट की गई हैं और ये बताया जा रहा है कि अच्छी खासी कीमत इस बार की लीचियों की रही है और यही वजह है कि जो दुबई और इटली के लोग हैं वो उत्तराखंड की लीचियों को पसंद कर रहे हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक फायदा पहुंचाने का किसानों को काम भी कर रही है और ऐसे में किसानों का कहना है या फिर उद्यान विभागों का ये कहना है कि इस बार की जो लीची की पैदावार हुई वो काफी अच्छी हुई है और इस बार की जो लीची है उसकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी है, मिठास उसमें ज्यादा है और दूसरे देशों के लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग कंट्रियों से डिमांड भी आ रही है और अभी तक जो है वो दुबई और इटली में लीची भेजी जा चुकी है और अलग अलग कंट्रियों में भेजने की तैयारियां हैं। पैकेजिंग उसकी सुधारी जा रही है और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि उत्तराखंड के किसान जो है वो सशक्त हो सके, समृद्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।
उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद प्रदेश का माहौल अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हुआ था कि पंजाब से आए निहंग सिखों के एक समूह की उत्तराखंड में एंट्री को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। निहंग सिखों की घोषणा के बाद प्रदेश की सीमा पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन पुलिस की रणनीति फेल हो गई। सीमा पर बैरियर तोड़कर सैकड़ों की संख्या में निहंग सिख देहरादून तक पहुंच गए। ये अलग बात है कि जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद निहंग लौट गए, लेकिन सवाल वहीं छोड़ गए। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद प्रदेश का माहौल अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हुआ था कि पंजाब से आए निहंग सिखों के एक समूह की उत्तराखंड में एंट्री को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। निहंग सिखों की घोषणा के बाद प्रदेश की सीमा पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन पुलिस की रणनीति फेल हो गई। सीमा पर बैरियर तोड़कर सैकड़ों की संख्या में निहंग सिख देहरादून तक पहुंच गए। ये अलग बात है कि जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद निहंग लौट गए, लेकिन कई सवाल भी छोड़ गए। देखिए, कल लगातार वार्ता के बाद जो कुछ जत्थे यहाँ पर आए थे और उनसे लगातार हमारी वार्ता पांवटा साहिब में हुई थी। कई लोगों के द्वारा इसमें मान भी लिया गया था। कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जत्थेदार यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुई झड़प के बाद निहंग सिखों की मुख्य मांग अपने 4 साथियों की रिहाई और पुलिस द्वारा उन पर की गई एक तरफा कार्रवाई के निष्पक्ष जांच कराना है। इसके अलावा वे हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निर्बाध मार्ग और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी कर रहे हैं। इस विवाद में दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया, लेकिन केस को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया, जिस पर स्थानीय लोगों के साथ विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष और प्रदेश के लोगों का क्या कहना है आगे बताएंगे, लेकिन निहंगों का क्या कहना है ये सुनना जरूरी है। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंहों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। ठीक है, हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया है कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ये सब जो हुआ है ये सरकार का फेलियर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।